Okay, good afternoon all. This is Shivanjali from Apex Consultant. Today's webinar is all about Primavera. As we all know, Primavera is a management software and which is very important software in civil engineering industry. Okay, तो Primavera का बेसिक टू टॉप पे लेके यूज कैसे होता है, प्राइमवेरा में क्या क्या फैक्टर्स है, हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्राइमवेरा में जॉब करना और मैनेजमेंट में जॉब करना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हमारी कंपनी एपेक्स कंसल्टेंट, आपको पता ही होगा, आपने पहले भी वेबिनार अटेंड किए होंगे। हमारे यहाँ पे हम सारे काम करते हैं, लाइक रियल एस्टेट का है, आरसीसी डिजाइन का है, ओके, मैनेजमेंट है, एवरीथिंग। और training institute, we are also providing training in sections, training in, we also have a training institute in Apudi और विमान नगर और इन श्रीनगर। और ये सारे मैनेजमेंट के जो भी काम है यहाँ पे हम करते हैं। ओके, सो हमारे कुछ सम ऑफ और प्रोजेक्ट्स, हमने वो सारे प्रोजेक्ट्स के डिजाइन भी किए हुए हैं और मैनेजमेंट भी हमने ही किया हुआ है। तो जैसे आज का सेशन प्राइमवेरा पे है, तो प्राइमवेरा पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कूल होम इज वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। इसका पूरा डिजाइन और पूरा मैनेजमेंट हमने यहाँ पे ही किया हुआ है। तो आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे सेशन मिलने वाला है, विच इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, और मयूरेश सर, ही इज ऑल्सो, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस in management. He's a design engineer. He also estimator. He also do management projects. He has a great experience in this field or in this software. This is a good opportunity for you. Anything you can ask, anything you can grab for him from him. You can take his knowledge. Okay. So please stay tuned. Question निकालो। और अभी कूल होम पे हमारा पूरा सेशन होने वाला है। ओके, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने मैनेजमेंट यहाँ पे खुद इन हाउस किया हुआ है। तो इसमें ही एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको अभी दिखेगा। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू मयूरेश सर। ही विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। Hello Mayuresh sir, you can start now. Hello, good afternoon. मयूरेश है। ओके, आज हम क्या देखने वाले हैं कि आज हम प्राइमावेरा में जो भी आपका काम होता है ऑन साइट, वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। प्राइमावेरा क्या है? प्राइमावेरा एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कि एमएसपी है, प्राइमावेरा है। तो आप पूछेंगे कि एमएसपी और प्राइमावेरा इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों में तो काम एक ही होता है। ओके, शेड्यूलिंग का काम होता है, शेड्यूलिंग। अब जब भी आप कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है कि अब आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, प्लानिंग करने के बाद आपको क्या मिलता है कि जो भी आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होने वाला है, तो उसका आपको क्या मिलेगा कि टोटल ड्यूरेशन मिलेगा। ओके, टोटल ड्यूरेशन और टोटल कॉस्ट, जो भी आपकी बजटेड कॉस्ट है वो आपको मिलेगी। बजटेड कॉस्ट मतलब क्या है कि आपका एक, आप जब भी आप कोई शेड्यूल कर रहे हो, तो शेड्यूल करते टाइम आपको क्या होता है कि आप कल आपका प्रोजेक्ट चालू होने वाला है और आप आज शेड्यूल कर रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं होता। ओके, मिनिमम 6 मंथ या फिर 7 मंथ पहले आप क्या करते हैं कि उसको शेड्यूल करते हैं। और वैसे ही वो क्या होता है कि ऑन साइड उसको ट्रैक करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं कि उसके हिसाब से अगर आपने एक प्लान किया या फिर शेड्यूल किया, एक प्रोजेक्ट है वो आपने एक 1 ईयर के लिए शेड्यूल किया और वो आप ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि उससे आपको पता चलता है कि अब मुझे ये प्रोजेक्ट एक इतने इतने दिनों में खत्म करना है और इतने इतने कॉस्ट में वो मुझे बिठाना है। ओके, तो एमएसपी और प्राइमावेरा दोनों भी सेम ही सॉफ्टवेयर है। सिर्फ इसमें क्या है कि एमएसपी में क्या होता है, एमएसपी में जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, तो वो एमएसपी में होते हैं। और प्राइमावेरा में क्या होता है, जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि कोलते पाटिल है या फिर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइमावेरा यूज करते हैं। प्राइमावेरा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आप एट ए टाइम 3 या 4 या फिर जितने भी आपको चाहिए उतने साइट्स आप एट ए टाइम वहां पर शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, मेनली ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, इसमें सीपीएम यूज होता है। सीपीएम मतलब क्या है कि क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, सीपीएम आपको पता है, आपने सबने कॉलेज में भी सीखा रहेगा कि सीपीएम मतलब क्या है। अब हम जो ये वेबिनार है, तो वेबिनार में हम क्या लेने वाले,
जो भी हमारा G+4 का प्रोजेक्ट है, कूलोम्स का प्रोजेक्ट है, तो उसको हमने कैसे प्लान किया, कैसे उसको ट्रैक किया, वो हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, देन जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्राइमावेरा है, प्राइमावेरा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अगर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है या फिर मीडियम स्केल प्रोजेक्ट है या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, ये तीनों स्केल के प्रोजेक्ट हम यहाँ पर एट अ टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, वैसे एमएसपी में नहीं होता। ओके, इसलिए जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं तो वो प्राइमावेरा फॉलो करती है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर जो भी ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या फॉलो करता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड फॉलो करता है। ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब क्या है कि सीपीएम। ओके, सीपीएम मतलब क्या है कि आप जब भी प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग करते टाइम आपको क्या मिलता है कि एक एंड डेट मिलती है। मतलब क्या है, अगर आपने प्लानिंग किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने एक प्लान किया कि मेरा प्रोजेक्ट आज चालू होने वाला है और एक 6 या 7 मंथ के बाद वो खत्म होने वाला है। ओके, तो वो क्या होती है, वो आपकी फिनिश डेट होती है, फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट। और सीपीएम वही रहता है कि आपकी फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब क्या है कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि एक्टिविटीज है, एक्टिविटी A B C F D एंड F। ओके, तो यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन भी यहाँ पर दिया है, Day 1, Day 3, Day 4। ओके, यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी ए है यहाँ पर। अगर ये एक्टिविटी ए 1 दिन के लिए अगर चलती है या फिर बी एक्टिविटी है 3 दिन के लिए चलती है, यहाँ पर आपको सी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ये अगर 4 दिन के लिए चलती है, तो साइमल्टेनियसली वहां पर दूसरे 2 एक्टिविटीज भी चल रही है, डी और ई। ओके, अगर मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है, तो क्रिटिकल पाथ में क्या होता है, क्रिटिकल पाथ आप देखो कि ADEF, मैंने नीचे लिखा भी है कि क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू ADEF। ADEF मतलब क्या है कि अगर मेरा ADEF, ये जो एक्टिविटीज है, इसमें मुझे 1 दिन भी डिले हुआ, तो मैं अगर मेरा 1 तारीख को अगर ए एक्टिविटी चालू हो रही है, तो ए एक्टिविटी खत्म होने के लिए मुझे 1 दिन लगता है। ओके, उसके बाद अगर मेरी डी एक्टिविटी चालू हो रही है, उसके बाद ई एक्टिविटी चालू हो रही है, और उसके बाद एफ एक्टिविटी चालू हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर डी एक्टिविटी को 1 दिन भी अगर यहाँ पर लेट हुआ, तो क्या हो जाएगा, मेरा फिनिश डेट डायरेक्टली 1 दिन के लिए आगे हो जाएगा। ओके, वैसे अगर मैं डी और ई एक्टिविटी अगर क्रिटिकल कंसिडर कर लूँ, और वहीं पर बी और सी एक्टिविटी है, ओके, बी और सी एक्टिविटी में अगर यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए मैं फ्लोटिंग दे दूं। अब इसका यूज क्या होता है क्रिटिकल पाथ मेथड का, कि ADEF ये जो एक्टिविटीज है, तो इसमें क्या है कि अगर ये एक्टिविटीज में मैं ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी एक्टिविटी, इसमें अगर 1 या 2 दिन के लिए अगर डिले हो जाएगा, तो मेरी फिनिश डेट नहीं चेंज होती। और यही यही पाथ प्राइमवेरा यूज करता है। ओके, अगर आप मैं प्राइमवेरा यूज प्राइमवेरा की विंडो अगर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही वो मेथड फॉलो करता है। ओके, और जब भी आप प्राइमवेरा में प्लानिंग करते हो, जैसे मैंने बताया कि जो भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है, तो वो क्या करता है, प्राइमवेरा फॉलो करते हैं। प्राइमवेरा क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें हमें ईपीएस क्रिएट करना पड़ता है। ओके, ईपीएस मतलब क्या है, एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि जो भी आपकी अगर कंपनी, अगर हमारी कंपनी एपेक्स कंसल्टेंट पाटिल डेवलपर्स, ओके, तो उनके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो रेसिडेंशियल के अंडर कोई प्रोजेक्ट है, अगर एन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, वैसे ही कमर्शियल के लिए अगर प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, जितने भी आपकी प्रोजेक्ट्स है, वो आप एट अ टाइम एक ही फाइल में शेड्यूल कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, जब भी आप इसमें रिसोर्सेस अप्लाई करते हैं, रिसोर्सेस अगर आप अगर अगर कोई बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक या 2 जेसीबी है वो कंपनी के पास। ओके, आप हर एक साइट के लिए अलग जेसीबी तो परचेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे कि वही जेसीबी हर एक साइट के लिए यूज करोगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में वो हम यहाँ पर रिसोर्सेस और उसका शेड्यूल करते हैं। तो प्राइमावेरा क्या करता है, प्राइमावेरा उसमें क्या करता है कि अगर वो बुक हो जाता है, या फिर वो जेसीबी वो डेट के लिए अगर वो बुक हो गया, तो वहां पर वो आपको डायरेक्टली क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको रिसोर्स अलोकेशन दिखाई देगा। उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आता है कि आपको यहाँ पर जेसीपी और एक लगने वाला है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां है, तो वो क्या करते हैं कि वो
प्राइमावेरा में शेड्यूल करती है। ओके, अब जब भी हमें क्रिएट ईपीएस, ओके, जब भी हमें ईपीएस क्रिएट करना पड़ता है तो हमें इस तरह से यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, पाटिल डेवलपर्स रेसिडेंशियल कमर्शियल। ओके, उसके अंडर रेसिडेंशियल के अंदर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर पाटिल हाइट्स और कूल होम्स, ये दो प्रोजेक्ट हमारे चालू है। वैसे ही कमर्शियल के लिए इंडस्ट्रियल शेड है, पाटिल कॉम्प्लेक्स है, ये दो प्रोजेक्ट्स हमारे चालू है। ओके, यही काम हमें प्राइमावेरा में करना है। अब ये जो आपको विंडो दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, प्राइमावेरा की विंडो है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर पाटिल डेवलपर्स रेसिडेंशियल कमर्शियल, ये क्या है, ये ईपीएस मैंने क्रिएट किया है। ओके, ईपीएस क्रिएट किया है मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें एक क्रिएट करना पड़ता है। ओके, एक मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर जो भी इनबिल्ट है यहाँ पर आप ईपीएस क्रिएट कर सकते हो, मतलब पाटिल डेवलपर्स है रेसिडेंशियल, उसके अंडर पाटिल हाइट्स और कूल होम्स कमर्शियल, उसके अंडर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन भी है, आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो। ओके, वैसे आपको जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने कमर्शियल में ऐड किया एक जीपीएस यहाँ पर आया। ठीक, जैसे यहाँ पर और एक ऐड करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर और एक ऐड हो गया। वैसे आप यहाँ पर ईपीएस क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट ये ईपीएस के लिए होगा। ओके, उसके लिए उसके बाद क्रिएट ओबीएस। ओबीएस मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ओके, अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पर असाइन करना पड़ता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब क्या है, अगर ओनर ऑफ पाटिल डेवलपर सीईओ, उसके अंडर कौन आएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर पाटिल है, प्रोजेक्ट मैनेजर कूलोम्स, वैसे ही जूनियर इंजीनियर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर मैंने किया है कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर पाटिल है, जूनियर इंजीनियर कूलोम्स। इस ऐसे हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर ओबीएस भी क्रिएट करना पड़ता है। ओके, यहाँ से आप ओबीएस भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये विंडो टोटली दिखाई नहीं दे रही तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ऑप्शन भी है, फिल्टर बाय ऑल ओबीएस। ओके, यहाँ पर आपको टोटल जितने भी आपके ओबीएस है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब आपके अगर अकाउंट डिपार्टमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट के लिए चलता है ऐसे भी नहीं है। यहाँ ये जो प्लानिंग है, आप अगर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये यूज होता है। ओके, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइमावेरा यूज होता है ऐसे नहीं, अगर आपको प्लानिंग करनी है, शेड्यूलिंग करनी है तो आप प्राइमावेरा यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब जब भी हमने पाटिल डेवलपर्स में क्या क्या किया कि इसमें हमने एक ईपीएस क्रिएट किया, ओबीएस क्रिएट किया, उसके बाद हमें क्रिएट करना पड़ता है कैलेंडर। ओके, कैलेंडर में क्या रहता है, हर एक कंपनी के लिए एक अलग अलग शेड्यूल रहता है। कैलेंडर कैलेंडर मतलब क्या है, अब प्राइमावेरा जो है, प्राइमावेरा क्या फॉलो करता है, आप जैसे कैलेंडर सेट करते हो उससे हो फॉलो करता है। अगर मैंने सेट किया कि मेरी संडे या फिर सैटरडे को हॉलीडे रखा, तो वो अगर कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी अगर वो सेट करता है, अगर मैंने एक्टिविटी फ्राइडे को सेट की 2 या 3 दिन के लिए, तो वो क्या सेट करेगा कि फ्राइडे सैटरडे संडे को ऑफ करेगा और उसके बाद वो 3 दिन की एक्टिविटी मंडे को डायरेक्टली शिफ्ट कर देगा। ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले वो कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है। कैलेंडर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, एंटरप्राइजेस, गो टू कैलेंडर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने कैलेंडर सेट किया है कि संडे को यहाँ पर हॉलीडे दिखाई देगा और यहाँ पर जितने भी आपके डेज है ये मेरे वर्किंग डेज। ओके, यहाँ पर मैंने क्या सेट किया, यहाँ पर मैंने वर्किंग हावर्स सेट किए, मतलब यहाँ पर जो भी 12 to 1 PM है तो यहाँ पर वो हमारा लंच ब्रेक है। इसलिए इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है कि कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी हमने ओबीएस क्रिएट किया, कैलेंडर क्रिएट किया, उसके बाद हमने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को वो असाइन करना पड़ता है। पाटिल डेवलपर से आपको यहाँ दिखाई देगा कि जनरल डिटेल्स में मैंने क्या असाइन किया है कि ओनर ऑफ पाटिल डेवलपर्स, मतलब क्या है कि उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो ओनर पे रहती है, जो भी पाटिल डेवलपर्स है उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, यहाँ पर कूलॉम्स। ओके, अगर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है या फिर आपको राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक,
ऐड। फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, अगर प्रोजेक्ट 1 है तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें हमें एक WBS क्रिएट करना पड़ता है। ओके, WBS मतलब क्या है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, WBS मतलब है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जितने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है कि n नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज कौन सी चालू हो रही थी, जो भी हमारी अब सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसे हम डिवाइड करेंगे सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है, पेंटिंग का काम होता है हमारा, जो भी प्लास्टरिंग का काम है, प्लास्टरिंग में दो टाइप हो गए, इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर। ओके, तो इसके हिसाब से हमें पहले वो WBS क्रिएट करना पड़ता है। आपको जब भी कोई WBS क्रिएट करना है तो आपको राइट क्लिक कर ओपन, जो जो भी प्रोजेक्ट में आपको WBS क्रिएट करना है तो पहले वो ओपन करो और यहाँ पर WBS है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कूलम्स के लिए। WBS, ओके, इस तरह से हम WBS ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कूलम्स, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मोबिलाइजेशन, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या किया है कि आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक वर्क है, वाटर प्रूफिंग है, फ्लोरिंग है, विंडोज है। ओके, पेंटिंग का काम है, पेंटिंग के अंदर दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद लिफ्ट वर्क एंड प्रोजेक्ट हैंड ओवर। ये क्या किया मैंने, एक्टिविटीज नहीं असाइन की, ये सिर्फ मैंने क्या असाइन किया है कि WBS असाइन किया है। उसके अंदर क्या आएगी, मेरे एक्टिविटीज आएगी। जब आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे, यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाई देता है कि WBS दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर कूलम्स, मोबिलाइजेशन, सब स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आरसीसी वर्क। ओके, तो इसके इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इसे शेड्यूल भी कर सकते हो। ओके, इसमें एक्टिविटीज कैसे ऐड करते हैं, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, एक्सकैवेशन, पीसीसी बिलो फुटिंग। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया कि यहाँ पर कूलम्स है, कूलम्स में सब, यहाँ पर आपने जो भी WBS यहाँ पर क्रिएट किया सब वही वहां पर आपको दिखाई देगा। ओके, अगर आपको WBS में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर आके चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ही वो वहां पर आपको प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे। ओके, अब प्रोजेक्ट हम प्लानिंग क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने का यूज क्या है। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट कितने दिन के लिए चल रहा है, 376 डेज। ओके, 376 डेज के लिए मैंने क्या किया है कि ये प्रोजेक्ट शेड्यूल किया है। अब इसका यही यूज है कि आप अगर प्लानिंग में जा रहे हो, आपके पास एक प्लान रहता है। अगर आप एक प्लान कर रहे हो कि कोई एक साइट करे, एक छोटा सा आपका घर का भी काम है, ओके, तो आप प्लान कर रहे हो कि ये दिन के लिए मेरे ये एक्टिविटी होनी चाहिए और मुझे ये कॉन्ट्रैक्टर्स लगने चाहिए, लगने वाले। ओके, तो आप क्या करोगे कि उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर की कोटेशन लोगे। ओके, आपको पता है कि अगले मंथ मुझे क्या ब्रिक वर्क का काम चालू करने वाले हैं, तो ब्रिक वर्क का मुझे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे नहीं होता कि कभी एक एक आपके पास कोटेशन आया है और एक आपने क्या किया है कि फिक्स किया है, आप ऐसे तो कभी नहीं होता। ओके, आप 3-4 लोगों से कोटेशन लोगे और उसके बाद ही उसमें से जो भी आपको लगता है कि हाँ बाबा ये ठीक से रेट दे रहा है, तो वो आपको क्या करेगा कि वो आप फिक्स कर दोगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्टर कब, कैसे और कहाँ लगने वाले हैं। तो आपके पास एक बैकअप प्लान रहता है, जो भी आपका प्राइमवेरा में आपने शेड्यूल किया है कि मेरी ये डेट के लिए ये काम होने वाला है, ये डेट के लिए ये काम होने वाला है। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर की सब जो भी आपके कोटेशन है वो आप फाइनलाइज करोगे। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है हमारा वो फॉलो करते हैं। और इसका यूज क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, प्लान करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या करना पड़ता है कि पहला उसका एस्टिमेट निकालना पड़ता है। अब जब भी आप कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, आप अगर कहाँ पर जॉब के लिए जाओगे तो आपको क्या लगने वाला है, आपने एक्टिविटीज तो शेड्यूल कर ली, सब एक्टिविटीज शेड्यूल कर ली, पीसीसी कर ली, फुटिंग वगैरह सब
कॉलम की एक्टिविटी शेड्यूल कर ली, टाइल्स की एक्टिविटी शेड्यूल कर ली। ओके, आपने एक्टिविटी शेड्यूल कर ली, लेकिन आपको लगने वाला क्या है जब भी आपको कॉस्टिंग निकालनी है। ओके, कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको लगने क्या वाला है, आपको पहले एस्टिमेट तो लगेगा ना। आप आपका प्रोजेक्ट जो भी है आपको पहले ऐसे एस्टिमेट निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कूलम्स है, ये कूलम्स के लिए हमने पहले ही एस्टिमेट निकाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्टिविटी एक शेड्यूल कर ली। ओके, पीसीसी एक्टिविटी मैंने शेड्यूल कर ली। ओके, पीसीसी एक्टिविटी के लिए मुझे, अगर मैं आपको पूछूंगा कि 4 डेज के लिए मेरी एक्टिविटी चलने वाली है, ओके, पीसीसी की एक्टिविटी मेरी 4 डेज के लिए चलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ लेबर्स, क्वांटिटी, या फिर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितने लगने वाले हैं, आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए जब भी आप शेड्यूल करते हो, शेड्यूल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसकी जो भी क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर देखो, फुटिंग, टेरेस, उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉलम है या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल है, ये आपको बनाना पड़ता है, और यही आपको आपको वहां पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स आएंगे, नंबर ऑफ सैंड आएंगी, जो भी आपके एग्रीगेट रहेगा तो एग्रीगेट आएगी, स्टील, नंबर ऑफ बार्स। ओके, ओके, यहाँ पर बार के साइज के हिसाब से आपको क्या मिलेगा कि स्टील मिलेगा इन केजी। ओके, तो वही आपको वहां पर शेड्यूल करना है। अगर आपने वहां पर कॉलम की एक्टिविटी शेड्यूल की है तो कॉलम की एक्टिविटी शेड्यूल करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रिसोर्सेस असाइन करने पड़ेंगे। ओके, रिसोर्सेस आप कैसे असाइन करोगे, अगर आपके पास एस्टिमेट ही नहीं है कि आपका प्लान है, प्लान से आपको, आपके पास एस्टिमेट ही नहीं, आप ऐसे ही नहीं डाल सकते ना कि, क्योंकि जो भी आप वहां पर रिसोर्सेस असाइन करोगे उसके हिसाब से ही वो सॉफ्टवेयर आपको क्या देगा कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट देगा। ओके, तो इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने एस्टिमेट निकाला है, एस्टिमेट से आपको वहां पर जो भी आपके क्वांटिटीज है या फिर जो भी आपके प्राइजेस है वो आपको वहां पर असाइन करने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि प्रोजेक्ट। अब ये जो एस्टिमेट मैंने निकाला है, ओके, एस्टिमेट निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें रिसोर्सेस ऐड करने पड़ते हैं। अभी तक हमने प्रोजेक्ट चालू नहीं किया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, डब्ल्यूबीएस क्रिएट किया, डब्ल्यूबीएस के बाद उसके बाद ईपीएस क्रिएट किया, ओबीएस क्रिएट किया, सिर्फ क्रिएट किया है, अभी तक प्लानिंग चालू नहीं हुई है। ओके, उसके बाद आपको जो भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं वो आपको असाइन करने हैं। ओके, यहाँ पर रिसोर्सेस का भी ऑप्शन दिया है उन्होंने। ओके, रिसोर्सेस में 3 टाइप आते हैं, यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहे तो लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल। ओके, यहाँ पर जो भी आप हमारा काम चालू है वो सब लेबर, नॉन मटेरियल, मटेरियल में आपका काम चालू है। ओके, अब यहाँ पर एक यूनिट का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर आप मटेरियल कौन सा भी यहाँ पर ऐड कर रहे हो, या फिर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है, सीमेंट लगने वाली है, सैंड लगने वाली है, एग्रीगेट लगने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर सीमेंट है, आपने एस्टिमेट निकाला है, यहाँ पर सीमेंट इन केजी है, ओके, या फिर सीमेंट इन बैग है, जब भी आपका ऑर्डर जाता है, ऑर्डर आपका कैसे जाता है, नंबर ऑफ बैग में जाता है। ठीक है? तो वही आपको यहाँ पर असाइन करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आप कि कारपेंटर, वाटर प्रूफिंग लेबर, इलेक्ट्रिशियन, वाटर प्रूफिंग केमिकल, फिटर, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, या फिर अनस्किल लेबर है, जितने भी आपको लगने वाले हैं, अनस्किल लेबर है, स्किल लेबर है, टाइल लेबर है, या फिर सीमेंट है। सीमेंट यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं सीमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा यूनिट चेंज होगा। यूनिट क्या होगा, बैग। ओके, यहाँ पर आपका कैलेंडर, पार्टी डेवलपर जो हमने क्रिएट किया था, उसके बाद उसकी जो भी प्राइस है यहाँ पर डिटेल्स, और यूनिट एंड प्राइस, यहाँ पर आपको प्राइस भी दिखाई देगी, 390 रुपीज पर बैग। ओके, अगर आप टाइल लेबर देखोगे तो यहाँ पर मैंने टाइल लेबर डिटेल्स में देखो, मटेरियल स्क्वायर फीट। ओके, जो भी टाइल का काम होता है तो वो कैसा रहता है कि स्क्वायर फीट पे रहता है। ओके, स्क्वायर फीट पे मतलब क्या है कि बाबा उसका फिटिंग रेट है, या फिर विथ मटेरियल वो काम ले रहा है, तो उसका जो भी रेट है वो आप स्क्वायर फीट वाइज यहाँ पर उसकी प्राइस यहाँ पर असाइन कर सकते हो, 70 रुपीज स्क्वायर फीट। या फिर अनस्किल लेबर है, अनस्किल लेबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 500 पर डे। ओके, या फिर फिटर है 450 पर डे। जो भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेस असाइन करने हैं वो आपके सब पर डे वाइज असाइन होंगे, और जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आपका असाइन करने वाले हो, या फिर यहाँ पर देखो कि सैंड है, एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील, ब्रिक, जितने भी आपको मटेरियल लगने वाले उसके लिए आपको यूनिट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। अब प्राइमावेरा में क्या है, प्राइमावेरा में लिमिटेड यूनिट्स है। ओके, ये जो यूनिट्स है वो ये मैंने क्रिएट किए हैं। ओके, अगर आप
आपके पास नया प्राइमवेरा रहेगा, अगर आपने जस्ट इंस्टॉल किया रहेगा तो आपके पास यूनिट नहीं रहेंगे, तो यहाँ से आप जो भी आपको यूनिट लगते हैं यहाँ से आप इसमें असाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजर्स इसमें आप डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब ये जो रिसोर्सेस मैंने असाइन किए तो इसके जो भी रेट्स है, ओके, आप फिर बोलोगे कि सर वाटर प्रूफिंग है, ये फिटर का रेट है या फिर एग्रीगेट का रेट है, सैंड का रेट है, ये हम कहाँ से लेते हैं? ये हमारा स्टैंडर्ड रेट है जो हम डीएसआर से लेते हैं। ओके, डीएसआर तो पता रहेगा सबको। ओके, डीएसआर में क्या है, यहाँ पर आपको हर एक ईयर के लिए 1920 या फिर 2020 टू 21 ये आपको डीएसआर में सब रेट दिए रहते हैं। ब्रिक का कितना रेट होना चाहिए, 5.1 रुपीज पर ब्रिक। ओके, यहाँ पर सीमेंट सीमेंट का रेट है, सीमेंट पर बैग। ओके, सीमेंट, उसके बाद आपका डीजल वगैरह सब यहाँ पर सब रेट यहाँ पर दिए रहते हैं, जो भी आपको मटेरियल्स यहाँ पर लगने वाले ऑन साइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको लेबर रेट भी यहाँ पर दिया रहता है। ओके, डीएसआर में सब है, लेबर रेट और मशीनरी। ओके, यहाँ पर लेबर रेट भी यहाँ पर दिया रहता है कि फिटर के लिए कितना रहता है, ओके, ब्रेकर के लिए कितना रहता है। ओके, उसके बाद मिस्त्री या फिर जो भी आपको जितने भी लेबर्स लगने वाले, स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, यहाँ पर आपको उनके पर डे के यहाँ पर रेट दिए रहते हैं। ओके, ये हो गया कॉस्टिंग के लिए। ओके, आपने क्या किया कि इसमें मटेरियल्स ऐड किए, लेबर्स ऐड किए, सब ऐड किया। ओके, उसके बाद आपको क्या असाइन करना है कि जब भी आपने शेड्यूल कर रहे हैं, ओके, शेड्यूल करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है कि उसके लिए आपको नंबर ऑफ लेबर्स वहां पर असाइन करने हैं। ओके, अब अगर एक कोई भी एक्टिविटी है, एक मैं एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। राइट ओपन, ये मैंने प्रोजेक्ट है, अगर ये नया प्रोजेक्ट मैंने अगर क्रिएट किया तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्टिविटी ऐड कर सकते हो। अगर मैंने एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, ऐड किया, अगर एक्सकैवेशन, उसके बाद और एक एक्टिविटी ऐड की पीसीसी, उसके बाद अगर मैंने और एक एक्टिविटी ऐड की फुटिंग, फुटिंग रिइंफोर्समेंट। ओके, अगर मैंने ये एक्टिविटीज सब ऐड की, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्यूरेशन आपको क्या दिखाई देता है कि 1 डे 1 डे 1 डे। ओके, इसे हमें क्या करना है कि आपको आपके प्लान के हिसाब से यहाँ पर ड्यूरेशन असाइन करना पड़ता है। अब ये जो ड्यूरेशन का पार्ट है ये एक्सपीरियंस का पार्ट है। ओके, आपको पता होता है कि अब एक मेरे 10 नंबर्स ऑफ फुटिंग है या फिर 10 नंबर्स ऑफ कॉलम है, इतना इतना स्क्वायर फीट का मेरा स्लैब है, तो मुझे कितने दिन लगने वाले हैं। ओके, एक्सकैवेशन है, अगर 20 मेरे एक्सकैवेशन 20 फुटिंग्स है तो 20 फुटिंग एक्सकैवेट करने के लिए मेरे पास जेसीबी है या फिर लेबर्स है। सिर्फ लेबर के हिसाब से मुझे अगर एक्सकैवेशन करना है तो आपको यहाँ पर उसका ड्यूरेशन डालना पड़ता है। अगर मेरी 20 फुटिंग्स है तो मैं अगर 4 दिन यहाँ पर डालता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने 4 डेज असाइन किया तो आपको टारगेट मिल जाता है कि अब एक्सकैवेशन है, 20 फुटिंग्स है, 4 दिन में मुझे वो कंप्लीट करना है। मतलब क्या है कि हर एक दिन के लिए मेरा 5 नंबर ऑफ एक्सकैवेशन कंप्लीट होने चाहिए। ओके, उसके बाद पीसीसी है, पीसीसी अगर 3 दिन के लिए मैं शेड्यूल करता हूँ, या फिर फुटिंग रिइंफोर्समेंट है, ओके, ये मैं 2 दिन के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि सब जो एक्टिविटीज है ये एक ही दिन के लिए शेड्यूल हो रही है। ओके, आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि 10 सितंबर 10 सितंबर 10 सितंबर। ओके, 10 सितंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो भी आपकी करंट डेट है वो वही सेट करता है। मुझे मतलब जो भी आप आज अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आज की ही डेट कंसीडर करेगा। तो आपको अगर वो डेट चेंज करनी है तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाके भी चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्ट डिटेल्स, डेट्स, ओके, प्लान, आपका प्रोजेक्ट अगर चालू होने वाला है आज, अगर चालू होने वाला है तो मैं मिनिमम 6 या 7 मंथ्स पहले ही उसका प्लानिंग करूंगा। ओके, अगर जून में अगर उसका मैं प्लान कर रहा हूँ, जून 1, आज मेरा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है,
ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग डेट मैंने चेंज की, जो भी मेरी प्लानिंग डेट है मैंने क्या किया 1 जून यहाँ पर सेट किया। अगर आपको प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट भी चेंज करनी है तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, अगर मेरी स्टार्ट डेट अगर नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ 10 अक्टूबर को अगर है, तो वो मैं सेट करूंगा। यहाँ पर ओपन करूंगा प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 10 सितंबर दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि प्राइमवेरा में क्या है, आपको शेड्यूल करना पड़ता है हर एक एक्टिविटी ऐड करने के बाद। ओके, यहाँ पर F9 प्रेस करके आप शेड्यूल कर सकते हो। ओके, अब हो गए 10 अक्टूबर। इसी तरह से हमें यहाँ पर हर एक एक्टिविटी शेड्यूल करनी है। ओके, अब यहाँ पर एक्सकैवेशन है, पीसीसी फुटिंग है। ओके, ये क्या करना है हमें, ये हमें शेड्यूल करना है। शेड्यूल मतलब क्या है कि कौन से एक्टिविटी होने के बाद हमारी कौन सी एक्टिविटी चालू होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तो कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट चालू होने वाली है, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद चालू होने वाली है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि बाबा मेरा ब्रिक वर्क का काम है, ओके, ब्रिक वर्क का काम, मेरी G+4 बिल्डिंग है, तो वो मेरी एक्टिविटी कब चालू होगी। ओके, वो एक्टिविटी मेरी कब चालू होगी, जब भी आपका फर्स्ट स्लैब का जब जो डी शटरिंग का काम है, वो डी शटरिंग जब आपका होगा तो आपकी क्या होगी, तो वो एक्टिविटी ब्रिक वर्क की चालू होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो प्राइमवेरा में उस तरह से वो शेड्यूल करते हैं। अगर आप कूलम्स देखोगे तो मैं कूलम्स की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हर एक एक्टिविटी के लिए लिंक्ड है। ओके, अगर ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क मेरा कहाँ पर लिंक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ओके, ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क मेरा फर्स्ट फ्लोर स्लैब डी शटरिंग के लिए लिंक है। उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क है, वो मेरा सेकंड फ्लोर स्लैब के डी शटरिंग के यहाँ मेरा लिंक है। तो इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्टिविटी के बाद कौन से एक्टिविटी चालू होने वाली है। ओके, उसके हिसाब से ही आप उसको शेड्यूल करना है। क्योंकि क्या है, अगर आपकी एक्टिविटी कौन सी भी नीचे रहेगी तो वो अगर ऊपर लिंक हो रही है, ऊपर कौन सी भी एक्टिविटी को लिंक हो रही है, तो वो आपको लिंक करना पड़ता है, जो आपको रिलेशनशिप में यहाँ पर असाइन करना पड़ता है। ओके, रिलेशनशिप में कैसे असाइन करते हैं ये मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ओके, अगर पीसीसी मुझे शेड्यूल करना है, पीसीसी एक्सकैवेशन के लिए मुझे शेड्यूल करना है। ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप का ऑप्शन है, असाइन। असाइन करने के बाद यहाँ पर एक टैब ओपन होगी, एक्सकैवेशन। ओके, सिलेक्ट एक्सकैवेशन, साइन। ओके, ओके, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक्टिविटी क्या है, सिर्फ यहाँ पर शेड्यूल हुई लेकिन वो डेट चेंज नहीं हुई। जैसे मैंने बताया कि प्राइमवेरा में आपको F9 जब भी आप शेड्यूल करते हो, एक एक्टिविटी शेड्यूल की, आपको F9 प्रेस करना पड़ता है। प्रेस F9। ओके, उसके बाद ही आपको यहाँ पर डेट चेंज होगी। ओके, 10 to 14, 15 to 17, ये हमारी एक्टिविटी शेड्यूल होगी। उसके बाद फुटिंग रिइंफोर्समेंट है, फुटिंग के लिए अगर आपको शेड्यूल करना है तो यहाँ पर रिलेशनशिप, असाइन, सिलेक्ट पीसीसी। ओके, प्रेस F9। तो ये आपका क्या है कि आपका टोटल जैसे जैसे मैंने शेड्यूल किया, एक्सकैवेशन शेड्यूल किया, पीसीसी शेड्यूल किया, फुटिंग रिइंफोर्समेंट शेड्यूल किया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, 9 डेज हो गया। वैसे ही हमने क्या किया है कि यहाँ पर कूलम्स है, कूलम्स के लिए क्या किया है कि एक्टिविटी शेड्यूल की, एक्टिविटी शेड्यूल करने के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब 376 डेज के लिए मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब भी आप शेड्यूल करते हो, शेड्यूल करने के बाद आपको क्या सेट करना है, जो भी आपने रिसोर्सेस यहाँ पर ऐड किए। मैंने क्या किया, पहले आपको बताया कि रिसोर्सेस ऐड किए एंटरप्राइजेस में। पहला क्या किया कि ईपीएस क्रिएट किया, ईपीएस क्रिएट करने के बाद ओबीएस क्रिएट किया, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया कि रिसोर्सेस ऐड किए, सिर्फ हमने रिसोर्सेस सॉफ्टवेयर में ऐड किए, उसको असाइन नहीं किए। ओके, असाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि हर एक एक्टिविटी में जाके उस उसके लिए जितने भी आपको रिसोर्सेस लगने वाले, पीसीसी है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पीसीसी बिलो फुटिंग। ओके, पीसीसी बिलो फुटिंग के लिए यहाँ पर आपको रिसोर्सेस, जब मैं यहाँ पर नीचे टैब है, टैब में अगर रिसोर्सेस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एग्रीगेट है, सीमेंट है, सैंड, अनस्किल लेबर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर। ओके, ये मेरे क्या हो गए कि वहां पर असाइन हो गए। यहाँ पर मैंने असाइन कैसे किया, यहाँ पर ऐड रिसोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड रिसोर्सेज करके जितने भी आपने वहां पर ऐड किए
जो यहाँ पर ये टैब में आपने जितने ऐड किए वो वही रिसोर्सेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर वहां पर आपने एक या दो ऐड किए तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक और दो ही यहाँ पर दिखाई देंगे। जितने आपको रिसोर्सेस लगने वाले हैं आप यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया कि एग्रीगेट है, सीमेंट है या फिर सैंड है, अनस्किल लेबर है, ये सब मैंने क्या किया है कि हर एक यूनिट में यहाँ पर असाइन किया, बजटेड यूनिट में यहाँ पर असाइन किया। क्या हुआ, सीमेंट है, कितने सीमेंट लगने हैं, 42 बैग्स मुझे यहाँ पर लगने वाले। ओके, यहाँ पर बजटेड यूनिट्स में क्या है कि एग्रीगेट 1.2 ब्रास मुझे लगने वाली है। सैंड में क्या है कि 0.97 ब्रास मुझे लगने वाली है। अब यहाँ पर एक्टिविटी मेरी शेड्यूल कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन जूनियर इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर 4 दिन वो वही काम नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया कि वहां पर अगर 2 दिन मैंने यहाँ पर असाइन किया, 2 दिन क्यों असाइन किया, क्योंकि जो भी सेंट्रल लाइन का काम है वो क्या होगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 दिन, जो भी एक्टिविटी है मेरी 4 दिन के लिए चलने वाली है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर का काम वहां पर 2 दिन के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 डेज के लिए वो असाइन किया हुआ। जो भी अनस्किल लेबर है वो मैंने 8 अनस्किल लेबर पर डे यहाँ पर असाइन किया। अब ये जो क्वांटिटी है, ये एग्रीगेट है, सीमेंट है, ये तो मैंने बताया कि बाबा यहाँ से मैंने उसका एस्टिमेशन निकाला, एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करने के बाद हमने क्या किया, वही एस्टिमेट हमने यहाँ पर ऐड किया। अब जो भी आपके लेबर्स है, लेबर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास तो एस्टिमेट है। ओके, आपको एस्टिमेट के हिसाब से आपको IS 7272 फॉलो करना पड़ता है। ओके, ये मैन पावर आउटपुट के लिए आपको ये यूज हो जाएगा। ओके, अगर आपको पीसीसी है, पीसीसी या फिर कारपेंटर्स है, बार बेंडर्स है, आपको जितने भी कारपेंटर लगने वाले हैं या फिर जो भी बार बेंडर्स है या फिर अनस्किल या फिर पीसीसी के लिए जो भी आपको लेबर्स लगने वाले, यहाँ पर आपको आउटपुट दिया है पर डे। ओके, मतलब क्या है कि 1.5 एम क्यूब पर डे, जो भी आपका अनस्किल लेबर है वो 1.5 एम क्यूब पर डे तक वो काम कर सकता है। अगर यहाँ पर आप, अगर ये पीसीसी का काम है, पीसीसी का काम अगर 20 एम क्यूब का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको क्या मिलेगा डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, और वही हमने क्या किया है कि यहाँ पर हर एक एक्टिविटी के लिए वो असाइन किए हैं। ओके, फुटिंग कास्टिंग है, प्लिन बीम कास्टिंग है, प्लिन लेवल स्लैब कास्टिंग है, उसके लिए हमने पर डे वाइज लेबर वहां पर असाइन किए कैलकुलेट करके। ओके, अब यहाँ पर एक टैब दिखाई देगा आपको कि जैसे हमने रिसोर्सेस असाइन किए, रिसोर्सेस असाइन करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट मतलब क्या, कि मेरा अगर हमने क्या किया कि प्राइमरी में शेड्यूल किया, वो शेड्यूल किया कितने दिन के लिए शेड्यूल किया, 376 डेज के लिए मैंने वो शेड्यूल किया। ओके, 376 डेज के लिए शेड्यूल करने के बाद हमें कॉस्टिंग कितनी आई, क्या हुआ, इतनी कॉस्टिंग आई 3.4 CR। ओके, 3.4 CR के लिए मैंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल किया है। ओके, अब यही प्रोजेक्ट हमें क्या करना है कि अब जब भी आपका शेड्यूल हो जाता है, ओके, टोटल प्रोजेक्ट आपका शेड्यूल होता है, टोटल शेड्यूल होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि उसे ट्रैक करना पड़ता है। अब एक्चुअली जो भी प्राइमावेरा है, MSP है, जितने भी आपके मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ओके, ये रन कैसे होते हैं, आपका शेड्यूलिंग होता है। ओके, शेड्यूलिंग होने के बाद उसके उसमें क्या आती है, आपको टोटल कॉस्ट और टोटल ड्यूरेशन रहता है। मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लान रहता है कि ये काम ये डेट को हमारा चालू होने वाला है। ठीक है, मतलब आप जब भी ऑन साइट काम करोगे, आप शेड्यूल करने के बाद वैसे ही साइट पे काम चलेगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने अगर शेड्यूल किया, क्या वो पीसीसी में रहे या फिर एक्सकैवेशन है, एक्सकैवेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या वो एक्सकैवेशन है, मेरा शेड्यूल किया है मैंने 7 दिन के लिए शेड्यूल किया। ओके, लेकिन 7 दिन के लिए मैंने क्या शेड्यूल किया कि मुझे 2 या 3 जेसीबी वहां पर लगने वाले। ओके, अगर और वो डेट अगर मैंने सेट किया कि 21 सितंबर के लिए मुझे यहाँ पर एक्सकैवेशन चालू करने वाला। ओके, तो उसके लिए अगर वहां पर ऑन साइड, ये तो मैंने प्लान किया, लेकिन प्लान के हिसाब से वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, साइड पे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, हर रोज एक नया ही प्रॉब्लम रहता है साइड पे, तो उसे टैकल करके हमें वो फिनिश डेट को यहाँ पर वो हमें जो भी प्रोजेक्ट है आपको हैंड ओवर करना पड़ता है। ओके, तो अगर मैंने शेड्यूल किया है कि एक्सकैवेशन ये तारीख में मेरा चालू होने वाला है, तो उसके बाद वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गए, अगर वहां पर कुछ जेसीबी अवेलेबल नहीं है या फिर लेबर्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ। अब आपने कोविड 19 में भी देखा है कि यहाँ पर कितने साइट्स आपके बंद हो गए,
ओके, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास कुछ तो बैकअप प्लान रहता है। अगर आपको पता है कि भाई ये एक्टिविटी मुझे 7 दिन में खत्म ही करनी है, फर्स्ट डे आपको डिले हो गया, ओके, फर्स्ट डे डिले हो गया, तो आपके पास क्या रहता है कि टारगेट है 6 दिन में मुझे ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो आपके पास टारगेट कैसे रहेगा? अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आप क्या करोगे कि ठीक है, जाने देते, देखते हैं, वाह, कल देखते, परसों देखते, एक्सकैवेशन का काम आज नहीं हुआ ना, ठीक है कल देखते। लेकिन आपके पास जब टारगेट होता है, क्या हुआ, एक्सकैवेशन मैंने इतने इतने दिन के लिए शेड्यूल किया है, तो मुझे ये इतने दिन में ही खत्म करना है, तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट डे अगर आपको डिले हो गया, तो आपको पता है कि एक दिन भी डिले होता है तो आपकी फिनिश डेट चेंज होती है। ओके, फिनिश डेट मतलब क्या है, जो भी आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर है, तो हैंड ओवर आगे हो जाता है। अगर अगर यहाँ पर मैंने सेट किया कि 27 नवंबर, ओके, 27 नवंबर मैंने सेट किया कि ये मेरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर का डेट है। ओके, अगर आप यहाँ पर शेड्यूल करते हो तो शेड्यूल करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपको क्रिटिकल पाथ भी दिखाई देता है। क्रिटिकल पाथ मतलब क्या है, सीपीएम, जो हमने शेड्यूल किया। ओके, यहाँ पर देखो, ये जो रेड लाइट में दिखाई देता है मतलब क्या है, जो हमने पीपीटी में भी देखा कि क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब क्या है, जिस एक्टिविटी को अगर एक दिन भी अगर डिले होता है तो आपकी फिनिश डेट ऑटोमेटिकली चेंज होती है। ओके, तो ये जो रेड इंडिकेट कर रहा है ये सब हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। आप क्या करोगे कि एक्सकैवेशन आपको पता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक्सकैवेशन, ओके, एक्सकैवेशन एक दिन डिले हो गया, तो एक्सकैवेशन अगर एक दिन के लिए भी डिले होता है तो आपका क्या, आपकी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट डेट की फिनिश डेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली एक दिन के लिए आगे हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टैब है, यहाँ पर आपको एक कुछ एक्टिविटीज ग्रीन में दिखाई दे रही है। ओके, ग्राउंड फ्लोर है, ये ब्रिक वर्क का काम है। ओके, ये जो पेंटिंग का वगैरह ये काम है, ये कुछ एक्टिविटीज है, और उसमें भी कुछ एक्टिविटीज ऐसे है जो क्रिटिकल है। ओके, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्लास्टरिंग वर्क है, फोर्थ फ्लोर का अगर प्लास्टरिंग वर्क है तो मैंने शेड्यूल किया है, और यहाँ पर थर्ड फ्लोर का प्लम्बिंग का काम है। ओके, तो ये कुछ एक्टिविटीज है, ये मुझे रेड भी इंडिकेट कर रही है, कुछ एक्टिविटीज। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो ग्रीन इंडिकेट कर रही है, ग्रीन इंडिकेट मतलब क्या है कि ये जो है ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज नहीं है। जो आपकी जो रेड में इंडिकेट हो रहा है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। मतलब आप अगर फोकस दे रहे हो तो ये एक्टिविटीज पे आप फोकस दोगे ऑन साइट। ठीक, अगर फिफ्थ फ्लोर का स्लैब है तो ये अगर 1 या 2 दिन के लिए डिले हो जाएगा तो भी आपका प्रोजेक्ट की फिनिश डेट चेंज नहीं होगी। अगर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, इसका ब्रिक वर्क अगर थोड़ी दिन के लिए एक दो या 3 दिन से अगर ये आगे पीछे हो जाता है तो उसका डायरेक्टली आपका इफेक्ट फिनिश डेट पे नहीं होगा। ओके, तो जो भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज को आपको फोकस करना है, और उसके हिसाब से ही आपको ऑन साइट काम करना है। ओके, ओके, तो ये जो भी सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का यही यूज होता है कि आपको क्या होता है कि आपके पास एक बैकअप प्लान रहता है कि अब ये हमें करना है, इसके ये डेट को हमें ये खत्म करना है। ओके, और जब भी आपका प्लान होता है, पूरा प्लान अगर आपने शेड्यूल किया, ओके, शेड्यूल करने के बाद क्या हुआ, मैंने एक प्लान शेड्यूल किया कि कूलोम्स है, कूलोम्स मेरा 376 डेज में कंप्लीट ही होना चाहिए, और उसके लिए अगर बजट है, बजट मैंने किया कि यहाँ पर 3.4 सीआर में ही वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट में क्या रहता है, दो दो पॉइंट्स रहते हैं, एक तो कॉस्ट रहती है और दूसरा टाइम रहता है। ये दो अगर कुछ हो गया इसमें तो आपको क्या होता है, डायरेक्टली लॉस या फिर प्रॉफिट। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है ये वही काम करते हैं कि अगर 376 के लिए मैंने शेड्यूल किया है ना, तो मैं उससे कम करूंगा। अगर 370 डेज में अगर मैंने वो कंप्लीट किया तो अच्छी बात है। अगर 376 के जगह 400 डेज मुझे लगे तो मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर असाइन किया है प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हर एक के लिए हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है। ओके, मतलब जो भी आपने शेड्यूल किया प्रोजेक्ट, शेड्यूल करने के बाद आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर मैंने शेड्यूल किया कि 3.4 सीआर के लिए आपका ये प्रोजेक्ट शेड्यूल है, तो वो आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि अब जितने में आपने शेड्यूल किया उतने में ही होगी, ऐसे कुछ नहीं है, उससे कम भी हो जाएगी, उससे ज्यादा भी हो जाएगी। ओके, अगर कम हो गई तो हमारा जो भी कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट रहता है। ओके, और अगर ज्यादा हो गई, जो भी आपने बजट किया
तो बजट से अगर ज्यादा होगी तो आपका कंपनी का उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ओके, तो ये जो शेड्यूलिंग है वो शेड्यूलिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि उससे ऑन साइट ट्रैकिंग करना पड़ता है। ओके, अब जब भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा फाइनलाइज होगा, या अब अगर ये मैं कंसिडर करता हूँ कि ये कूलोम्स है, कूलोम्स मैंने क्या किया कि फाइनलाइज किया कि 376 डेज में मेरा कंप्लीट होगा और 3.4 सीआर में मेरा कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक बेसलाइन सेट करनी पड़ती है। बेसलाइन मतलब क्या कि जो भी आपका शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। ओके, फ्रीज मतलब क्या कि 376 डेज, स्टार्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट 15 सितंबर, फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट 27 नवंबर 2019। ओके, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया कि वो पूरा शेड्यूल किया और यहाँ पर फ्रीज किया। फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बेसलाइन असाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो असाइन बेसलाइन, गो टू प्रोजेक्ट, असाइन बेसलाइन। ओके, बेसलाइन सेट करने के बाद आप प्रोजेक्ट में एडिट कर सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा कि अगर मैंने प्रोजेक्ट सेट किया, अब ये क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। बेसलाइन क्या हो गई, फ्रीज हो गई। ये मैंने सेट किया है यहाँ पर, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करना है, अब यहाँ पर देखो कि मोबिलाइजेशन है कि यहाँ पर आपको विंडो दिखाई देती है कि स्टार्ट डेट और फिनिश डेट। ओके, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, एक्टिविटी कंप्लीशन, बेसलाइन 1 स्टार्ट डेट, बेसलाइन फिनिश डेट। ओके, बेसलाइन मतलब जो भी हमने फ्रीज की है, जो भी 15 सितंबर से 27 नवंबर, ये हमने फ्रीज की हुई डेट है। ओके, अब हमारा अगर एक्चुअली ऑन साइट काम चालू हो गया। ओके, एक्टिविटी मोबिलाइजेशन ऑफ साइट। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी लेते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ साइट। यहाँ पर हमने शेड्यूल क्या किया था कि 2 डेज के लिए हमने शेड्यूल किया, 15 सितंबर और 17 सितंबर। ओके, ऑन साइट कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। ओके, यहाँ पर स्टेटस का एक टैब दिया रहता है। ओके, यहाँ पर स्टेटस, अब आपको डेली बेसिस में ये आपको अपडेट करना पड़ता है प्रोजेक्ट। जब भी आपकी साइट चालू होगी, डेली बेसिस पे मतलब क्या है कि अगर आप एक्टिविटी वाइज उसे अपडेट करोगे तो भी चलेगा, या फिर डेट वाइज आप अपडेट करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करना मतलब क्या है, आपको परसेंटेज यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं। परसेंटेज मतलब क्या है कि कितने परसेंट आपका काम हो गया अगर मोबिलाइजेशन ऑफ साइट। ओके, मोबिलाइजेशन ऑफ साइट 15 सितंबर को हमने शेड्यूल किया था। यहाँ पर स्टार्ट डेट 15 सितंबर टिक किया। उसके बाद 17 सितंबर को वो फिनिश होना चाहिए था, 17 को फिनिश हो गया। ओके, 100% यहाँ पर फर्क हो गया। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ये 18 सितंबर को चालू करने वाले थे, 18 सितंबर को ही चालू हुआ। उसके बाद फिनिश कब हुआ, 20 सितंबर को ही फिनिश हुआ। यहाँ पर 100% वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक्सकैवेशन, जैसे मैंने बोला कि एक्सकैवेशन अगर मेरा एक दिन के लिए डिले हो गया। ओके, 21 सितंबर के लिए मेरा एक्सकैवेशन चालू होना चाहिए था, लेकिन अगर वो वहां पर नहीं हुआ, 21 सितंबर को नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, पर वो 22 सितंबर के लिए चालू हो गया। मैंने जैसे बोला कि 22 सितंबर के लिए अगर वो चालू हो जाता है, यस, ओके, डायरेक्टली आपको दिखाई देगा 20 सितंबर स्टार्ट, और 22 सितंबर के लिए स्टार्ट होगा, और एक दिन के लिए डिले हो गया वो। एक अक्टूबर को फिनिश हो गया 100%। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्चुअल कॉस्ट। ओके, पहले हम ड्यूरेशन पे देते हैं, उसके बाद हम कॉस्ट में जाएंगे। ओके, पहला ड्यूरेशन देखो। ओके, क्या एक्सकैवेशन है, एक्सकैवेशन हमने शेड्यूल किया था कि 22 सितंबर के लिए हमने क्या किया था कि शेड्यूल किया था, और उसके बाद F9, यहाँ पर देखो हमारी फिनिश डेट डायरेक्टली चेंज हो गई। ओके, 15 सितंबर 13 नवंबर। ओके, यहाँ पर क्या हो गया कि वो डायरेक्टली चेंज हो गई। एक्सकैवेशन
22 सितंबर, 1 अक्टूबर। ओके, 100% वर्क कंप्लीट हो गया। हंड्रेड परसेंट वर्क को कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन हमारी क्या हो गई, फिनिश डेट यहाँ पर डायरेक्टली चेंज होगी। ये यहाँ पर जो भी आपकी इफेक्ट कहाँ पर होती है, जो भी आपकी फिनिश डेट है प्रोजेक्ट की, वहां पर वो इफेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्टिंग में भी इफेक्ट दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको डेली बेसिस पे वो अपडेट करना पड़ता है। अगर मोबिलाइजेशन ऑफ साइट है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, एक्सकैवेशन है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लेबर यूनिट्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको बजटेड आपने 84 डेज लेबर यूनिट्स है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है नॉन लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट। ओके, यहाँ पर अगर नॉन लेबर कॉस्ट है, अगर 28,000 में आपने शेड्यूल किया था, लेकिन वो क्या हो गया कि एक्चुअल कॉस्ट में अगर आपको वो ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आप वो अपडेट करना पड़ता है। आपको एक्चुअल कॉस्ट अगर मुझे 30,000 लगी, या फिर कम भी हो सकती है। आपने अगर शेड्यूल किया 28,000 में, अगर आपने वो ऑन साइट क्या किया कि कम कॉस्ट में वो एक्टिविटीज सेट कर ली, तो आपको यहाँ पर सिर्फ को अपडेट करना है। वो आपको डायरेक्टली क्या दिखाई देगा कि एक्टिविटीज में यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका वेरिएशन कितना आ रहा है। ओके, अगर 28,000 में के लिए शेड्यूल किया, 30,000 अगर इसकी टोटल कॉस्टिंग होगी। यहाँ पर आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर उसको एक्चुअली अपडेट करना पड़ता है आपको। ओके, एक्चुअल कॉस्ट जैसे जैसे आप बजटेड कॉस्ट है, ये बजटेड कॉस्ट का है कि 3.4 CR। अब जब आप नीचे नीचे जैसे अपडेट करते जाओगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, जब आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब क्या है कि जो भी आपने 3.4 में बिठाया, या फिर 3.6 हो गया, या फिर उससे कम भी हो गया, वो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर दिखाई देगी हर एक एक्टिविटी वाइज। ओके, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक एक्टिविटी यहाँ पर, अगर आप फ्लोर वाइज यहाँ पर अपडेट कर रहे हो तो भी चलेगा, या फिर एक्टिविटी वाइज यहाँ पर आप अपडेट कर रहे हो, या फिर डेट वाइज, मतलब क्या मंथली अगर आप अपडेट कर रहे हो कि इस मंथ में कौन से एक्टिविटीज हुए, अगर आप वैसे अपडेट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। या फिर अगर आप एक्टिविटी वाइज, मतलब एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, इसके हिसाब से अगर आप अपडेट कर रहे हो तो भी चलता है। ओके, लेकिन आपको वो अपडेट करना ही पड़ता है, नहीं तो वो टोटल फिनिश कॉस्ट नहीं आपको दिखाई देगा, और जो भी आपका फिनिश डेट है प्रोजेक्ट की, वो आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, और उसके बाद जो भी आपका मैनेजमेंट का, जो भी ये मैनेजमेंट का आपने किया, जो भी आपने मैनेजमेंट किया है, आपके जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स भी मिलते हैं। मतलब रिपोर्ट्स मतलब क्या है, रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको कैश फ्लो भी मिलता है। कैश फ्लो मतलब क्या है कि हर एक मंथ के लिए आपने एक 10 to 12 मंथ्स के लिए अगर आपने वो शेड्यूल किया, तो आपको हर एक मंथ के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है कि ये एक्टिविटी मेरी चालू होने वाली है, तो ये एक्टिविटी के लिए मतलब ये मंथ में मुझे अगर 2 या 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जितने भी आपको लगने वाले हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके देखो रिपोर्ट्स, कॉस्ट, कैश फ्लो, मंथ वाइज कैश फ्लो। आपको यहाँ पर मंथ वाइज कैश फ्लो दिखाई देगा कि हर एक मंथ के लिए अक्टूबर में मुझे इतने इतने कैश लगने वाली है, नवंबर में इतने लगने वाले, दिसंबर में इतने लगने वाले, जैन में इतने लगने वाले, फेब में इतने, मार्च में इतने। और जितने मंथ के लिए आप उसे शेड्यूल कर रहे हो, हर एक मंथ के लिए आपको क्या दिखाई देगा कि वहां पर वो कैश फ्लो दिखाई देगा। अगर आपको WBS वाइज कैश फ्लो चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पर आपको WBS मतलब जो भी हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यहाँ पर
आपको उसका WBS आईडी आएगा और उसके हिसाब से आपको मंथ वाइज यहाँ पर कैश फ्लो दिखाई देगा। ओके, WBS आईडी मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने WBS क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर WBS क्रिएट किया PS21 PS2.8। तो RCC वर्क के लिए अगर आपको चाहिए तो RCC वर्क के लिए आपको PS2.1। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में आप चेक कर सकते हो। कॉस्ट WBS वाइज 2.1। तो RCC वर्क के लिए मुझे अक्टूबर में इतने कैश चाहिए, नवंबर में इतने लगने वाले, दिसंबर में इतने लगने वाले, जैन में इतने लगने वाले। वैसे आपको हर एक पेंटिंग है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, जो भी आपको कैश लगने वाले आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, और यहाँ पर आपको कम्युलेटिव दिखाई देता है, ये पीएच मतलब ये टोटल प्रोजेक्ट की रहती है। और ये आपकी जो भी नीचे दिखाई दे रही है ये सब WBS वाइज है। ओके, आपको कौन से मंथ में कितनी कॉस्टिंग कौन से एक्टिविटी के लिए लगने वाले या फिर कौन से काम के लिए आपको लगने वाली है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्राइमवेरा रिपोर्ट दे देगा। ओके, तो यही तो यही यूज होता है जो भी आप जब भी कोई प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको यही यूज होता है उसके लिए कि आपको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करने के बाद उसमें आपको शेड्यूलिंग करना पड़ता है। शेड्यूलिंग करने के बाद उसको आपको रन करना पड़ता है डेली बेसिस पे। रन करना पड़ता है मतलब आपको उसे ट्रैक करना पड़ता है परसेंटेज में, या फिर आपकी स्टार्ट डेट है, एक्चुअल स्टार्ट डेट है, एक्चुअल फिनिश डेट है, वो आपको यहाँ पर सेट करनी पड़ती है। और वो आपको क्या देता है कि सॉफ्टवेयर आपको टारगेट देता है कि अब ये एक्टिविटी हमने ये दिन के लिए शेड्यूल की है, तो आपको टारगेट है कि आपको ये एक्टिविटी ये डेट में आपको फिनिश ही करनी है। ओके, तो इस तरह से टारगेट मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते हो कि वहां पर ऑनसाइट काम कर सकते हो। और इसका यूज क्या होता है कि आपने अगर शेड्यूल किया कि बाबा इतने इतने दिन में मुझे मुझे साइट कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा फार यहाँ यहाँ वहाँ हो ही जाता है, क्योंकि कोई काम परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि तो आप साइट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर एक दो या 15-20 दिन का अगर गैप भी हो जाएगा काम में या फिर थोड़ा आगे हो जाएगा काम तो भी चलता है, क्योंकि इतने बड़ी साइट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेबर्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आते ही। वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमने ऐसे शेड्यूल किया है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता। आपको क्या मिलता है कि वो टारगेट्स मिलते हैं और टारगेट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो आपको सॉफ्टवेयर में कुछ डाउट्स वगैरह है क्या कि किसी को कुछ समझा नहीं है या फिर किसी को और कुछ जानना है? अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो यहाँ पर चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। किसी को डाउट है कुछ कर इसके बारे में, अगर आपको और कुछ पूछना है या फिर आपके क्वेश्चंस कुछ है क्या वो प्रोजेक्ट प्राइमा के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। Muted. Unmuted. क्योंकि क्या है कि एक्चुअल अगर आप स्टूडेंट्स रहेंगे तो आप क्या थिंकिंग होगा आपका कि वह एक प्राइमर है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, इसका यूज क्या है? हमें हमें तो कुछ यूज नहीं है इसका। लेकिन जब भी आप ऑन साइट जाओगे, ऑन साइट जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपको 1 2 या 3 साल तक आपको कुछ नहीं लगा है, क्योंकि ये जो भी काम रहता है ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रहता है या फिर जो भी सीनियर इंजीनियर रहते हैं तो उनका काम रहता है। लेकिन जब आप उनके लेवल तक जाओगे, उनके लेवल तक जाने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर का कंपल्शन होगा कि ये सॉफ्टवेयर सही माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है या फिर प्राइमावेरा है, ये सॉफ्टवेयर का कंपल्शन रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको आनी चाहिए। क्योंकि जो भी आपका काम होता है ऑन साइट तो इसे ही फॉलो करते हैं। ओके, मतलब आप अगर आप फ्रेशर रहोगे तो आपको वो यूजफुल रहेगा बाद में 1 2 या 3 साल में, जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आप जाओगे तो आपको वो
यूज हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्टिविटी फ्लोर वाइज ट्रैक करे या फिर एक्टिविटी वाइज करे, कौन सा बेहतर होगा? फ्लोर वाइज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है कि आपने शेड्यूल कैसे किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर देखो कि मैंने फ्लोर वाइज यहाँ पर शेड्यूल किया है। आरसीसी वर्क है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। मतलब क्या है कि मैं फ्लोर वाइज यहाँ पर ट्रैक करूंगा। ओके, ब्रिक वर्क है, यहाँ पर फ्लोर वाइज मैं ट्रैक करूंगा। प्लास्टर वर्क है, यहाँ पर फ्लोर वाइज ट्रैक करूंगा। ओके, लेकिन मैंने जो सब स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज यहाँ पर डाली है, यहाँ पर तो मैं फ्लोर वाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्चुअल एक्टिविटीज डाली है। प्लिंथ लेवल स्लैब, ओके, या फिर एक्सकैवेशन है, पीसीसी है, सेंटर लाइन है, उसके बाद फुटिंग है। ये मैंने क्या किया है कि हर एक एक्टिविटी डाली है। तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी वाइज ट्रैक करूंगा, और यहाँ पर है सब स्ट्रक्चर आरसीसी वर्क है, यहाँ पर मैं फ्लोर वाइज ट्रैक करूंगा। फ्लोर वाइज मतलब क्या है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब। जब भी मेरा फर्स्ट फ्लोर स्लैब है वो स्लैब कंप्लीट होगा तो ही मैं वहां पर असाइन करूंगा कि यहाँ पर ट्रैक करते टाइम मैं यहाँ पर स्टेटस में डालूंगा कि स्टार्ट डेट क्या थी स्लैब की, फिनिश डेट क्या थी, उसके लिए इतने इतने लेबर लगे, हमने बजट इतने के लिए किया था, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट इतने आई, इतने इतने लेबर्स मुझे लगने वाले थे, लेकिन इतने लेबर्स में मैंने कंप्लीट किया हुआ। तो ये मैं आफ्टर फिनिश ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब, ये मैं वहां पर असाइन करूंगा, और उसका जो भी परसेंटेज है वो 100% करूंगा। उसके हिसाब से हमें वो ट्रैक करना पड़ता है। अब जो भी है आप जैसे शेड्यूल करते हो उसके हिसाब से ही आपको वो ट्रैक करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इज बेटर, प्राइमेरा और एमएसपी, ऐसा क्वेश्चन है सर। क्या क्या? विच सॉफ्टवेयर इज बेटर, प्राइमेरा और एमएसपी, ऐसा क्वेश्चन है। अब प्राइमावेरा और एमएसपी दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो प्राइमावेरा है, प्राइमावेरा में जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैं हर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक प्रोजेक्ट में यहाँ पर शेड्यूल कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, जो भी छोटे छोटे बिल्डर्स है, आप अगर चाहोगे कहीं पर तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी अगर आप खुद कुछ प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर आपने बंगलों का अगर कंस्ट्रक्शन लिया है तो आपको एमएसपी बेटर रहेगा। लेकिन आप किसी लार्ज स्केल कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप अगर कोलते पटेल में जाओगे या फिर आउट ऑफ इंडिया भी जो भी है वो सब प्राइमावेरा यूज करते हैं, क्योंकि उसका स्केल बहुत है। आप एक ही फाइल के अंदर सब काम एट ए टाइम कर सकते हो। अगर आपने यही काम अगर मैं एमएसपी में करूंगा, अगर यही काम है कि प्रोजेक्ट पार्टी लाइट है, कुलम्स है, तो मुझे हर एक फाइल अलग अलग शेड्यूल करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या क्या है कि मैंने एक ही ईपीएस क्रिएट किया, उसमें रेसिडेंशियल है, फर्टिलाइज है, कुलोम्स है। ओके, रिसोर्सेज भी मैंने इसी से ही यूज किए। ओके, वही रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर यूज किया, वही रिसोर्सेज मैंने कुलोम्स के लिए यूज किए, वही फर्टिलाइज के लिए यूज किए। ओके, तो वो कंपनी पे डिपेंड रहता है कि आपकी कंपनी लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है। अब प्राइमावेरा है, प्राइमावेरा आपको उसका एक वही बेनिफिट है कि आप स्मॉल स्केल के लिए भी वो यूज कर सकते हो। लेकिन एमएसपी का क्या है, एमएसपी आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए ही यूज कर सकते हो। प्राइमावेरा बहुत आप यूज कर सकते हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ओके, और किसी को कोई डाउट? और सर किसी ने पूछा है कि हाउ मेनी साइट्स और कंपनीज यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आई थिंक सारुण के अभी सर ने इसका आंसर दिया है शायद, कि फिर भी आप सर देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाउ मेनी कंपनीज यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? या लार्ज स्केल, जो भी लार्ज स्केल कंपनी है तो वो मतलब कोलते पाटिल शायद यूज करती है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कंसल्टेंसी होती है। ओके, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज है पुणे में, तो 50% तो प्राइमवेरा यूज करते हैं, और 50% कंसल्टेंट है वो क्या करते हैं कि एमएसपी यूज करते हैं। ओके, मतलब वो कंपनी पे डिपेंड रहता है, कंसल्टेंट पे डिपेंड रहता है। ओके, जो भी आप अगर आप एमएसपी देखोगे तो एमएसपी में कैश फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं आता जो प्राइमवेरा में आपको हर एक मंथ वाइज, डब्ल्यूबीएस वाइज आपको देता है, वैसे एमएसपी नहीं देता है। ओके, और जो भी प्राइमवेरा है, प्राइमवेरा आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंपनी यूज करते हैं। मतलब जो भी आपने अगर दुबई में आपका कोई रहेगा तो आप उसे पूछ सकते हो
कि वो क्या यूज करते हैं, तो दुबई में मोस्ट ऑफली सब प्राइमावेरा ही यूज करते हैं। तो उस पे, और उसमें प्राइमावेरा में क्या है कि लोग भी बहुत कम है जो काम करते हैं प्राइमावेरा में, इसलिए उसकी वैकेंसीज भी बहुत होती है, बहुत कम है लोग। और एक किसी को पाथ डेवलपर स्लाइड देखना चाहिए, इंद्रजीत करके है, उसको पाथ डेवलपर की जो स्लाइड है ना वो देखनी है। पाथ डेवलपर लिखा है उसने। आपको ना हमने अनम्यूट किया है स्टूडेंट्स, अगर आप सेल्फ म्यूटेड हो तो अनम्यूट करके डायरेक्टली भी क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो। पाथ डेवलपर यही चाहिए था क्या इंद्रजीत आपको स्लाइड? यू कैन टॉक हियर नाउ। यही स्लाइड चाहिए। आई थिंक और एक इसका आंसर एसएन सर ने दिया है शायद, एमएसपी और प्राइमेरा में डिफरेंस क्या है। दिस पॉइंट इज ऑलरेडी कवर्ड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। आपको अगर हमारे और भी वेबिनार अटेंड करने हैं और भी देखने हैं, हमारे और भी बहुत सारे वेबिनार हुए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से दो, एपेक्स कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, एंड अनदर वन इज लर्न एनसीस बाय प्रशांत। आप ये दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे वीडियोस है वो लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको एक और भी कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें देखनी है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और हमारे अदर वेबिनार जो भी हुए हैं, लाइक टीम के पे हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग करियर पे हुए हैं, तो आप वो भी वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मयूरेश सर, दिस इज अ ग्रेट सेशन, दिस वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच।